तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जो कि उत्तराखंड के यूके के सिलेबस में दिया हुआ है। उस पूरे सिलेबस को हम कवर अप कर रहे थे। अर्थशास्त्र में हमने 9 या 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और उसमें जो आखिरी क्लास हमारी अपलोडेड रही होगी वो रहा होगा योजना आयोग से नीति आयोग का सफर। वो आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप आगे जाओगे तो उस टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है मुद्रा। अर्थशास्त्र में दुनिया भर के टॉपिक है, बट हम फिलहाल उन्हीं टॉपिकों पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, और लाइन बाई लाइन उन्हीं को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर रहे हैं। तो योजना आयोग के बाद जो आपका सिलेबस है उस टॉपिक का नाम है आपका मुद्रा। तो दोस्तों, आज की हेडिंग होगी आपकी मुद्रा। तो मुद्रा हेडिंग डाल लीजिएगा, जिसे अंग्रेजी में आप लोग मनी कहते हैं। तो थोड़ा बहुत बातें जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट होगा हम आज मुद्रा के बारे में जानेंगे। नॉर्मली ये क्लास आपकी लाइव होती है इवनिंग 7 PM पे, बट लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ आज। रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको ये रिकॉर्डेड के फॉर्म में दिख जाएगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट में भी थे कि लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होता है वगैरह वगैरह, तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करके देखते हैं। बाकी आपके कमेंट पे सारा कुछ निर्भर करता है। तो मुद्रा वाली क्लास को शुरू करेंगे। हम इकोनॉमी का सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पीछे की क्लास सिलेबस के वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आपने पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा। आगे मुद्रा के बाद जो भी टॉपिक बचे होंगे उनको मैं करवा दूंगा। लास्ट जो यूकेटीपीएससी का पेपर हुआ था मुद्रा से, वहां से क्वेश्चन बना हुआ था। वह M3 प्रकार की मुद्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपने देखा होगा। जब हम इस टॉपिक में आगे जाएंगे, दो भागों में, दो पार्ट्स में टॉपिक पढ़ाऊंगा मुद्रा वाला। एक आज हम डिस्कस करेंगे, एक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या है। हम मुद्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट मुद्रा क्या है ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन आती है। मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ, जिसके, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घूमता है, जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घूमता है। तो ये एक मुद्रा की डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घूमता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये जो ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी देखने के लिए मिलती है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है। ये एक अर्थशास्त्री है, उनका नाम है मार्शल। तो मार्शल के द्वारा ये वाली डेफिनेशन दे रखी। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घूमता है। जो अर्थ का विज्ञान है, धन का जो विज्ञान है, मनी का या विज्ञान है, जो वो मुद्रा या करेंसी के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई। आपको मुद्रा के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन, परिभाषा पता होनी चाहिए, जिसको आप अपने भाषाओं में, अपने भाषा में सरल शब्दों में समझ सको। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इसकी सरल डेफिनेशन ये है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। विनिमय का माध्यम क्या है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है? जिससे हम विनिमय कर पाए। विनिमय का मतलब होता है खरीदारी, आदान प्रदान, लेना देना। ठीक है, तो उसी को ही विनिमय कहा जाता है। आप दुकान गए, आपने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपको चीनी दी, तो आपने विनिमय किया है। क्यों दी उन्होंने आपको चीनी? क्योंकि आपने उन्हें पैसा दिया, मुद्रा दिया। तो मुद्रा से हम कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। मुद्रा से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, और खरीदने के लिए बोला जाता है क्रय। तो मुद्रा में क्रय शक्ति विद्यमान होती है, अंग्रेजी में जिसे बोला जाता है परचेसिंग पावर। तो मुद्रा के पास अपनी एक शक्ति होती है जिसे कहा जाता है क्रय शक्ति। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, ये बोर्ड खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, ये पेन खरीद सकते हैं। आप मुद्रा से घर, जमीन, जायदाद, कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी भी चीज की नीड है, तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसकी एक कीमत होगी, और उसकी कीमत को आप कैसे अदा करोगे? मुद्रा से अदा करोगे। आपको जमीन खरीदना है, जहाज खरीदना है, घर खरीदना है, उसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी। और उसकी कीमत को कैसे डिनोट किया जाएगा? मुद्रा में, करेंसी में। 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 1 बिलियन। आप पैसा दो, आपको मिल जाएगा। तो मुद्रा के पास अपनी एक शक्ति होती है, और उस शक्ति को बोला जाता है क्रय शक्ति। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, मुद्रा के पास, मुद्रा के पास क्या होता है? क्रय शक्ति विद्यमान होती है, क्रय शक्ति विद्यमान होती है।
मुद्रा के पास क्रय शक्ति विद्यमान होती है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। परचेसिंग पावर, मुद्रा के पास एक शक्ति होती है परचेसिंग पावर, और आप मुद्रा से कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो कई बार कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या पता ऐसा कभी प्रश्न बन जाएगा कि मुद्रा के पास क्रय शक्ति विद्यमान होती है, आप बोलोगे यस, और मुद्रा विनिमय का माध्यम है, आप बोलोगे यस। तो ये बेसिक से डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन मुद्रा के बारे में आप लोगों को पहले से भी पता रही होगी। और आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लास्ट जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था, मुद्रा से वहां पे क्वेश्चन बना था, इसलिए ये इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी मुद्रा वह दूरी है जिसको चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घूमता है, ये मार्शल की डेफिनेशन है। बाकी मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसा है, मुद्रा के पास क्रय शक्ति कैसे होती है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अगली हेडिंग होगी हमारा मुद्रा का विकास। हर चीज का डेवलपमेंट होता है। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब में जो पहली क्लास अपलोड हुई होगी वो देखी होगी, उस क्लास में और आज की क्लास में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जो मेरे यूट्यूब में पहली पहली क्लासेस है, तो मेरी उस टाइम की हैंड राइटिंग और आज के ज़माने की हैंड राइटिंग को आप देखोगे, 1 साल का डिफरेंस हो गया है। तो आज वाली हैंड राइटिंग काफ़ी बेहतर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं प्रीवियस क्लास के हैंड राइटिंग को और आजकल या आज की क्लास की हैंड राइटिंग। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे आदमी समझता है अपने आप को। आप अपनी 2 साल पुरानी फोटो देखोगे तो आदमी खुद को देख के हंसता है कि ये मैं हूं। तो धीरे धीरे आदमी का विकास होता है, तो ऐसे ही मुद्रा का भी विकास हुआ होगा। तो मुद्रा के विकास का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो अगली हेडिंग होगी आपका मुद्रा का विकास। क्या होगा भाई, मुद्रा का विकास। तो दोस्तों मुद्रा का विकास कैसे हुआ है, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। मुद्रा का विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता था, वो देखने के लिए मिलती थी वस्तु मुद्रा। क्या देखने के लिए मिलती थी, वस्तु मुद्रा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले वस्तु मुद्रा ही अवेलेबल थी। वस्तु मुद्रा के बाद जो मुद्रा आई है, उस मुद्रा का नाम आया था धातु मुद्रा। ये आपको याद रखना है। धातु मुद्रा के बाद जो सामने आया, वो देखने के लिए आया पत्र मुद्रा, या इसे आप कागजी मुद्रा भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो एक और मुद्रा हमें देखने के लिए मिली, जिसका नाम है साख मुद्रा। और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो डिजिटल मुद्रा हमें देखने के लिए मिल रही है, डिजिटल मुद्रा। ठीक है, डिजिटल मुद्रा बोले तो ये काल्पनिक टाइप की मुद्रा है, मुद्रा है भी नहीं, बट पूरी की पूरी परचेसिंग पावर उसके पास विद्यमान है। कैसे ये समझेंगे, पहले हमने ये देखा है कि ये मुद्रा का विकास का क्रम है, ऐसा ऐसा मुद्रा आगे के लिए बढ़ी, और वर्तमान में जो मुद्रा का स्वरूप हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है, वो डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, रट्टा लगाना है तो रट्टा हम लगा सकते हैं कि सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर कागजी या पत्र मुद्रा, फिर साख मुद्रा, और उसके बाद आप डिजिटल मुद्रा की बात कर रहे हैं। इसका विकास का क्रम लगाने के लिए आएगा तो आप लगा सकते हैं। वस्तु मुद्रा के मतलब क्या है, वस्तु मुद्रा का मतलब क्या है कि पहले के लोग कोई भी चीज खरीदते थे तो वस्तु का आदान प्रदान करके खरीदते थे। वस्तु मुद्रा का मतलब क्या है, वस्तु का आदान प्रदान करके कोई भी चीज खरीदी जाती थी। ठीक है, जिसके लिए आप वस्तु विनिमय भी आप पढ़ोगे। अभी मैं आपको हेडिंग भी लिखाऊंगा वस्तु विनिमय, और वस्तु विनिमय बंद क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट जस्ट आप इतना समझ लीजिएगा, लिखने का टॉपिक नहीं है, समझने का टॉपिक है कि वस्तु विनिमय का मतलब क्या है। सपोज दैट आपके घर में 4 गाय हैं और 4 में से 3 गायें आपके बियाई हुई है, तो आपको बहुत ज्यादा दूध मिल रहा है और आपको इतनी दूध की नीड नहीं है, तो आप चाहते हो अपनी एक गाय किसी और को दे दो, और उनके घर पे दुनिया भर का गेहूं होता है और उनसे कुछ गेहूं खरीद लो। तो वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, आपने उनको गाय दी, उन्होंने आपको गेहूं दी, तो इसको बोला जाता है वस्तु विनिमय। क्योंकि पहले तो करेंसी थी नहीं, पहले तो मुद्रा था नहीं, और जब मुद्रा नहीं थी तो चीजों को खरीदा बेचा कैसा जाता था, लेन देन ऐसे किया जाता था कि आप हमें ये दो, हमसे आप ये ले लो, आप हमें ये दो, हमसे आप ये ले लो। तो इस प्रकार के सिस्टम को बोला जाता था वस्तु विनिमय सिस्टम। अभी हम वस्तु विनिमय सिस्टम को डिटेल में भी समझेंगे, बट मुद्रा ना होने से पहले वस्तुओं का आदान प्रदान करके ही मुद्रा का काम किया जाता।
आजकल आपको कोई भी चीज खरीदना है ना, तो आप पैसा दो और खरीद लो, बट पहले पैसा ही नहीं था। नॉर्मल प्रश्न आएगा, मुद्रा से पहले कोई भी चीजें कैसे खरीदी जाती थी? आजकल आप कोई भी चीज कैसे खरीद पा रहे हो मेरे दोस्त? आप पैसा देते हो, आप खरीद लेते हो। सपोज दैट आपको ये पेन खरीदना है, मार्कर खरीदना है जो बोर्ड के लिए यूज होगा, तो मैं पैसा दूंगा और खरीद लूंगा। बट पहले के जमाने में खरीदना होता तो कैसे खरीदना होता? मुझे वो आदमी ढूंढना था जिसके पास ये पेन होगा, और वो मुझे ये पेन देगा, इसके बदले में मुझे उसको कुछ और चीज देनी पड़ेगी। तो वस्तुओं का आदान प्रदान ऐसे होता था। उसके बाद धीरे धीरे समाज आगे। माफ करना दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा और धातु मुद्रा निकल के आई। धातु मुद्रा बोले तो आपने इतिहास पढ़ा है, तांबे की मुद्रा चली, सोने की मुद्रा चली, कांसे की मुद्रा चली, पीतल की मुद्रा चली, जीतल, टका, करसापण, ये सारी चीजें आपने सुनी है। तो धातुओं की मुद्राएं आती थी। अभी भी तो जो सिक्के हैं वो धातु मुद्रा है। तो उसके बाद धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा आई। पत्र मुद्रा बोले तो नोट्स आए, जो आजकल हम कैरी करते हैं नोट वगैरह, तो नोट भी आए। धातु मुद्राओं में क्या प्रॉब्लम थी? इनको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था। सोने के सिक्के होते थे, कोई 4 सोने के सिक्के जेब में लेके जा रहा है तो कोई सोने के लालच में उसी को मार देगा। तो धातु मुद्रा को कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था। उसका तोड़ निकाला पत्र मुद्रा, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा भी अच्छा है, अभी भी चल रहा है, बट बहुत अच्छा नहीं है। कागजी मुद्रा को आप बहुत लॉन्ग टर्म तक सेव करके नहीं रख सकते। आपके पास जितने भी नोट होंगे आपके जेब में, आपके पर्स में, किसी भी नोट की जो लाइफ होगा 10 साल से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी नोट 8-10 साल तक ठीक ठाक रहता है, फिर वो बहुत खराब खराब होने लग जाता है। खत्म। बारिश पड़ी, पानी में गिरा, खत्म। तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इसका तोड़ क्या निकाला? इसका तोड़ आया साख मुद्रा। इसको क्रेडिट भी कहा जाता है साख के लिए, या इसको आप प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। प्लास्टिक मनी का नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी बोले तो आपके पास एटीएम कार्ड आए, डेबिट एटीएम कार्ड आए, डेबिट कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए, ये सारी चीजें आपके पास आई। तो एटीएम कार्ड है, वो नोट से भी अच्छा है। आप एटीएम के थ्रू ही काम धाम कर दे रहे हो, उसको कोई चोरी भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पासवर्ड है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाए। नोट के मुकाबले में उसकी लाइफ ज्यादा होती है, प्लास्टिक मनी है तो जल्दी खराब नहीं होगा। और धीरे धीरे एटीएम का यूज भी कोई नहीं कर रहा है। अभी एक मुद्रा या परचेसिंग पावर या मुद्रा की जगह हम यूज करने लगे डिजिटल करेंसी। ये जो हम ऑनलाइन यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, तो ये क्या है, डिजिटल मुद्रा है। अब हमको एटीएम रखने की भी जरूरत नहीं है, फोन से ही पैसे का आदान प्रदान कर देते हैं, चीजों को फोन से ही खरीद लेते हैं। क्यों? हमने क्या देखा था कि मुद्रा के पास एक पावर होती है और उसको बोला जाता है परचेसिंग पावर। मुद्रा के पास एक पावर होती है और उस पावर को बोला जाता है क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर। पैसे से हम कोई भी चीज खरीद लेते हैं। तो पहले के जमाने में मैं कोई चीज कैसे खरीद पा रहा था? आप समझिएगा इस बात को। पहले के जमाने में मैं कोई चीज ऐसे खरीद पा रहा था कि अपनी एक चीज दे रहा था, उससे ले रहा था। धातु मुद्रा में मैं सिक्के दे रहा था तब खरीद रहा था। नोट मुद्रा में मैं नोट दे रहा हूं तब खरीद रहा हूं। साख मुद्रा में मैं एटीएम से या क्रेडिट कार्ड से ही, क्रेडिट कार्ड का स्वाइप कर रहा हूँ और उसी से कोई चीज खरीद ले रहा हूँ। और अब क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है, हम गूगल पे, फोन पे के थ्रू ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई चीज खरीद ले रहे हैं। अल्टीमेटली मुद्रा का काम क्या है? किसी भी चीज को खरीदना। और आजकल हम ऐसी सही चीजों को खरीद लेते हैं। क्या पता आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और आए और मुद्रा का एक नया स्वरूप हमको देखने के लिए मिलेगा। तो विकास का मतलब क्या है? कि पुरानी कमियों को दूर करके और एडवांस लाना और एडवांस बनना। आप अपने आप को 2 साल पीछे देखोगे तो आप में कुछ कमी आ रही होगी, आपके लुकिंग्स में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके माइंड में, और अब थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ होगा। तो ऐसी मुद्रा की कमियों को दूर करते करते मुद्रा का विकास हुआ है और आज मुद्रा कहां तक पहुंच चुकी है? डिजिटल मुद्रा तक पहुंच चुकी है। होपफुली आप इस बात से सहमत होंगे और किसी को इस वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे 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 मुद्रा का विकास हुआ है। ओके, चलिए अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे। और अगली हेडिंग में हमको क्या लिखना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा वस्तु विनिमय प्रथा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके मैं कुछ चीज लिख रहा हूं।
मुद्रा से पहले जब तक कोई करेंसी नहीं थी, कभी ना कभी तो पहली बार करेंसी समाज में आई होगी, जब हमने सिक्के चलाने शुरू करे, फिर नोट चलाने शुरू करे। पर जब तक कोई सिक्के ही नहीं ढलते थे तो कोई चीज को कैसे खरीदा जाता था? तो वही मुद्रा से पहले। आजकल तो मनी है, कोई भी चीज खरीदने के लिए आजकल आपके पास क्या है? पैसा है। मगर पैसे से पहले की बात कर रहा हूं मैं, मुद्रा से पहले की बात कर रहा हूं मैं। कोई चीज को हम कैसे खरीद पाते थे, ये बात भी तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो मुद्रा से पहले समाज में वस्तु विनिमय प्रथा विद्यमान थी। वस्तु विनिमय प्रथा विद्यमान थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। समाज में पहले कौन सी प्रथा विद्यमान थी? वस्तु विनिमय प्रथा विद्यमान थी समाज में पहले। साहब, ये वस्तु विनिमय प्रथा क्या थी, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। वस्तु विनिमय प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे घर में गाय है, अब मेरे पास बहुत ज्यादा गाय है, मगर मुझे जरूरत है गेहूं की, रोटी खाने के लिए नहीं है। मेरे पास गाय है तीन चार और सब दूध दे रही है, बट मेरे पास खेती इस बार कम हुई और खाने के लिए राशन या गेहूं नहीं है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था पहले कि जिनके पास गेहूं विद्यमान होगा और उनको नीड होगी दूध की। मेरे को ऐसे आदमी की जरूरत थी कि जिसके पास गेहूं होगा और उसको नीड होगी दूध की। तो मैं क्या करता था, एक आदमी को गाय देता था और उससे गेहूं खरीद लेता था, और उसकी जो नीड थी गाय वाली दूध की वो फुलफिल हो जाएगी, और मेरी गेहूं से जो नीड थी अनाज की वो फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे वाली प्रथा को क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता था, कि आप मेरे से ये चीज ले लो, आप मुझे वो वाली चीज दे लो। इस प्रकार की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता था। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। आज आपको कोई भी चीज खरीदना है, जब मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा होगा तो मैंने कंपनी वालों को कुछ नहीं दिया, पैसा दिया, उन्होंने ये दे दिया। मगर पहले पैसा ही नहीं था, तो अपनी कोई चीज देनी पड़ती थी बदले में कोई चीज लेने के लिए। ओके, तो इस प्रकार की प्रथा को क्या कहा जाएगा? वो वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाएगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। तो इस प्रथा में, इस सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम थी, तभी तो ये चेंज हुआ। आप स्कूलों में देखते होंगे कि जब हमारी मम्मी पापा पढ़ते थे तो हमने बोलखे और पार्टी में पढ़ा है। पार्टी द टाइप ऑफ स्लेट। आप इतने पुराने भी नहीं होंगे पर आप इतने नए भी नहीं हो, आपने स्लेट में भी पढ़ा होगा। चौक होता था और स्लेट होती थी। फिर हमने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड में पढ़ा। कई बार घर से अंगारे लेके या सेल तोड़ के ब्लैक बोर्ड को ब्लैक किया जाता था, उसमें पढ़ा। फिर स्कूलों में व्हाइट बोर्ड आए और व्हाइट बोर्ड में हम मार्कर से पढ़ते थे। फिर स्कूलों में आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो धीरे धीरे बोर्ड का भी विकास हुआ ना। कहाँ स्लेट पार्टी थी, पार्टी के बाद स्लेट आया, स्लेट के बाद ब्लैक बोर्ड आया, ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड के बाद अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड से भी पहले प्रोजेक्टर आया था, प्रोजेक्टर से अब ये डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो चीजें धीरे 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 डेवलप्ड हो रही है ना। तो इसमें कुछ तो कमियां थी, और इसमें क्या कमियां थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वस्तु विनिमय प्रथा की समस्याएं। वस्तु विनिमय प्रथा की समस्याएं क्या थी? इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, तभी तो मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं है? जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका ब्रेकअप होने के बाद आप नई गर्लफ्रेंड बनाते हो, या आपका बॉयफ्रेंड है उसमें प्रॉब्लम है तो आप नया बॉयफ्रेंड बनाते हो। तो ऐसे ही इसमें कुछ समस्याएं थी, तो मुद्रा का एक नया प्रकार सामने आता है, और नया प्रकार आता है धातु मुद्रा के रूप में। पर हमें ये तो समझना पड़ेगा कि इसमें समस्याएं क्या थी। तो इसमें पहली समस्या थी परिवहन की। वस्तु विनिमय प्रथा में परिवहन की समस्या थी। परिवहन का मतलब एक चीज को, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। परिवहन का मतलब एक चीज को, एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम है, रोडवेज की बसों में आपको यहां से वहां उठा के ले चले जाते हैं। तो मैं जब ये एग्जांपल दिया हूं कि आपके पास गाय है, आपको गेहूं की नीड है, तो आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जिसके पास गेहूं होगा और वो आपको गेहूं दे दे और बदले में गाय ले ले। और सपोज करो आपका घर है देहरादून में,
अब मेरा घर है कोटद्वार में, आपके पास वहां गाय है और मेरे पास यहाँ गेहूं है। अब मुझे एक्चुअल में गाय की नीड है और आपको एक्चुअल में गेहूं की नीड है, तो ये बात तो डन हो गई कि आप मेरे से गेहूं ले लो और आप मुझे गाय दे दो। मगर मैं यहां से गेहूं वहां कैसे लेके आऊं और आप वहां से यहाँ गाय कैसे लेके आओगे? परिवहन का जो सिस्टम होता था ना, वो बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए इस प्रथा को, इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रथा में परिवहन जो था बड़ा मुश्किल था। एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आप खुद सोचो, ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल है। दूसरा, इसमें जो एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी भंडारण की। भंडारण की प्रॉब्लम भी वस्तु विनिमय में होती थी। भंडारण बोले तो स्टोरेज। मैंने इस बार खेती करी और मेरे पास बहुत सारा गेहूं हो गया, मगर इस गेहूं को मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक संजो के नहीं रख सकता। मुझे गेहूं किसी न किसी को बेचना पड़ेगा और उसके बदले में उससे कोई ना कोई चीज खरीदनी पड़ेगी। आजकल तो वेयर हाउस है, गेहूं को 3 4 10 साल के लिए आप सेव करके रख दो, मगर पहले के जमाने में नहीं था ऐसा। पहले के जमाने में घर ही टपकते थे, मजबूत घर नहीं होते थे। गेहूं को मैं कहाँ रखूंगा? बारिश पड़ेगी, कुछ होगा, गेहूं खराब हो जाएगा। मेरे पास गाय है और मेरी अभी 4 की 4 गाय भी आई हुई है और मेरे को घर पे बहुत दूध मिल रहा है, बट मैं इस चीज को स्टोर करके कैसे रखूंगा? 1 साल बाद गाय दूध देना बंद कर देगी, मैं फिर गरीब हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस गाय को जल्दी से जल्दी बेच के और किसी से कोई नई चीज खरीद लूं। हम अपनी परचेसिंग पावर को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। आजकल आपके पास पैसा है, पर इस पैसे की वैल्यू कम नहीं हो रही है। पैसा आपके पास जितना भी है वो उतना रहेगा। उसकी पावर आज भी है, कल भी है, परसों भी है, 10 साल बाद भी है, 20 साल बाद भी है। मगर पहले के जमाने में आपकी गाय आज भी आ गई तो इसकी पावर तब तक ही है जब तक गाय दूध दे रही है। 1 साल बाद गाय दूध देना बंद कर देगी, उसकी पावर जीरो हो जाएगी। आपने गेहूं उगाया, जब तक वो गेहूं अच्छा है, खाने योग्य है, तब तक उसकी पावर थी। बारिश पड़ी, गेहूं खराब हो गया, उसकी पावर जीरो हो गई। आपको गेहूं बेचना पड़ता था एज सुन एज पॉसिबल। बट आज आपके पास पैसा है, तो आप 1 साल बाद भी उस पैसे की आपके पास वैल्यू है। आपके जेब में 1 करोड़ रुपए है, तो 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू है। 1 साल बाद वो खराब नहीं होगा। तो मुद्रा को स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले के जमाने में वस्तु विनिमय प्रथा में इसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम थी, और जब इसमें प्रॉब्लम थी तभी तो चेंज हुआ। जब प्रॉब्लम होगी तभी तो चेंज करोगे। मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टीचर को चेंज कर दोगे, दैट्स इट। वेरी सिंपल। प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। क्वेश्चन आएगा वस्तु विनिमय प्रथा में क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगला, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी, दोहरे संयोग की समस्या। दोहरे संयोग की समस्या मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया है। मेरे पास गाय है, मुझे गेहूं की नीड है। मेरे पास गाय है, मुझे गेहूं की नीड है। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसको गाय की नीड होगी, तभी तो मैं उसको गाय दे पाऊंगा। मेरे पास अगर गाय है और मेरे को अपनी गाय बेचनी है, तो भाई मैं अपनी गाय को उसी को तो बेच पाऊंगा जिसको एक्चुअल में उसकी नीड होगी। जैसे कि मैं ये इकोनॉमी का लेक्चर बना रहा हूं, तो इस क्लास को वही तो बच्चा देखेगा जिसको इसके एक्चुअल में नीड होगी, जो यूकेटी प्लस सी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहता होगा, या जिसके सिलेबस में मुद्रा होगा वही तो इसको पढ़ रहा होगा। कोई दूसरा कैसे पढ़ सकता है? तो मैं गाय उसी को ही बेचूंगा जिसको गाय की एक्चुअल नीड होगी। बट दैट टाइम अगर मैं गाय बेच रहा हूं तो मुझे बदले में क्या चाहिए? गेहूं भी चाहिए, क्योंकि मुझे गेहूं की नीड है। तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसको गाय तो चाहिए, जिसको गाय तो चाहिए, मगर बदले में उसके पास गेहूं एक्स्ट्रा हो, वो मुझे गेहूं दे पाए। अगर मुझे गाय खरीदने वाला मिल भी गया और उसके पास गेहूं अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे गेहूं चाहिए, तो मेरा क्या काम का वो आदमी? वो तो बोल देगा भाई कि मुझे गाय की नीड है, बट मैं उसे अपनी गाय क्यों दूं? क्योंकि मुझे बदले में गेहूं जब मिलेगा ही नहीं। तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता था कि जो मेरे को चाहिए वो उसके पास हो, और जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो। तो ऐसा कोइंसिडेंट बड़ी मुश्किल से ही होता था कि उसको गेहूं की नीड है, उसको गाय की नीड है, दोनों के पास ज्यादा ज्यादा तो चेंज कर लो। सपोज करो इसको गाय की तो नीड है, मगर इसके पास गेहूं नहीं, इसके पास चावल है। और इसके पास गाय तो है, मगर इसको चावल चाहिए नहीं, इसको तो गेहूं चाहिए। तो दोनों बंदों के लिए
ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए थी कि जो ए को जरूरत है वो बी के पास हो और जो बी को जरूरत है वो ए के पास हो, तभी इन दोनों के बीच में वस्तु विनिमय हो पाता था। तो दोहरे संयोग की समस्या भी इस सिस्टम में बहुत ज्यादा विद्यमान थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। एंड द लास्ट पॉइंट, इसमें एक और प्रॉब्लम थी, सही मूल्य का माप। दैट टाइम, जैसे आज मैं 1 किलो चीनी खरीदता हूँ तो उसका फिक्स है कि 40 रुपए का होगा, 44 रुपए का होगा, वट एवर। एक बिस्किट के पैकेट खरीद रहा हूँ, एक मैगी खरीद रहा हूँ, तो उसका कुछ प्राइस है कि इतने का है। मगर दैट टाइम पे ये गाय दे रहा है और ये उसे गेहूं देगा, ये फिक्स नहीं था। वो उसको कौन सी गाय दे रहा है, वो गाय 1 किलो दूध देती है, 2 किलो देती है, 10 किलो देती है, कुछ फिक्स नहीं है। और वो उसको गेहूं दे रहा, तो कितना गेहूं देगा? 10 किलो देगा, 1 बोरी देगा, 2 बोरी देगा, 10 बोरी देगा, 1 किलो देगा, 2 किलो देगा। फिक्स माप ही नहीं है, फिक्स मूल्य ही नहीं है, सही मूल्य की माप नहीं है कि मैं तुझे ये दूंगा तो तू मुझे ये देगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर आज की मैं बात करूं, तो अगर मैं किसी को 1 लीटर दूध देता हूं तो लगभग 1 लीटर दूध 50 रुपए का है। तो वो बदले में अगर मुझे गेहूं देगा तो 1 किलो या 2 किलो गेहूं दे देगा 50 रुपए के हिसाब से, कि इतना ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास उसकी माप है, उसकी वैल्यू है, हमारे पास मुद्रा है। मुझे पता है कि 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी है और 1 किलो या 2 किलो गेहूं की वैल्यू कितनी है। दैट टाइम ये वैल्यू, ये कीमत है, ये मुद्रा कुछ था ही नहीं। मैं तुझे गाय तो दे रहा हूं, तू मुझे गेहूं कितना देगा? तू मुझे गेहूं तो दे रहा है, मैं तुझे गाय कितनी दूं? तो ये पता ही नहीं होता था। तो दीज आर अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ वस्तु विनिमय प्रथा या वस्तु विनिमय प्रणाली। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुई, चेंज हुई। और वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद एक नई चीज आई थी मुद्रा के लिए, और वो नई चीज क्या आई थी मेरे दोस्तों? वो आई थी धातु मुद्रा। फिर सोने के, तांबे के, चांदी के सिक्के बनने लगे। उनमें चोरी होने का डर रहता था। आप सोने के सिक्के लेके जा रहे हो, लिखा तो उस पर 10 टका है, मगर वो सोने का सिक्का है। लोग उस सोने को गला के कुछ नई चीज बना सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत ज्यादा सिक्के भी आप अपने पास नहीं रख सकते। फिर आया पत्र मुद्रा, कागज नोट। इन नोटों को संजो के रखना बारिश में बड़ा मुश्किल है। 10 साल तक, 20 साल तक जमा करके रखना बड़ा मुश्किल है, वैल्यू कम होती है। फिर आया एटीएम, डिजिटल का करेंसी। मैं एटीएम लेके घूम रहा हूँ गाँव में, कोई एटीएम चल ही नहीं रहा है। मैं एटीएम लेके गया गाँव में कि भाई मेरे पास एटीएम हो, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ही नहीं एटीएम। तो अब क्या आ गया उसका भी तो, डिजिटल मुद्रा। मैं गाँव में गूगल पे लेके गया, उसने बोला ले भाई गूगल पे नंबर दिया, हो गया। तो कमियां दूर हुई, नई नई चीजें आती रही। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या समस्याएं थी, कथन वाला प्रश्न बनेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मेजरली ये 4 प्रॉब्लम थी: परिवहन की, भंडारण की, दोहरे संयोग की, सही मूल्य की माप। अभी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई नो कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप कमेंट करके बता देना। लाइव क्लास होती तो आप डायरेक्ट पूछ सकते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, बट आप लोगों की कुछ कमेंट थे, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज आए थे, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास बना रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और इंपॉर्टेंट करके, अब जो आप नई हेडिंग लिखोगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी बनेगा, और वो है मुद्रा के कार्य। क्या है? मुद्रा के कार्य। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आपके पास अगेन क्वेश्चन बनेंगे मुद्रा के कार्य से, कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य है और निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये ग्रुप सी के, अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य है और नहीं है। आप पुराने पेपर सॉल्व करिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा गारंटेड। उत्तराखंड में तो हमको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा है, करेंसी है, मनी है, इस मनी का, इस मुद्रा का काम है क्या। ये बात आपको कंफर्म है कि मुद्रा के पास एक परचेसिंग पावर होती है, कि मुद्रा से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। बट इसके अलावा और भी मुद्रा के काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं मुद्रा के, वो देखते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के कार्य को इधर बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, ठीक है। एक है मुद्रा के द्वितीयक कार्य।
अब मुद्रा के द्वितीय कार्य कमी देखने के लिए मिलता है आपको, आपको इसकी जगह ये देखने के लिए मिलेगा मुद्रा के सहायक कार्य या मुद्रा के गौण कार्य। गौण का मतलब होता है सपोर्टर, कम, छोटा। और इसके अलावा मुद्रा के एक प्रकार के और कार्य होते हैं इमरजेंसी वर्क, आकस्मिक कार्य। इसके अलावा कहीं पर तुम्हें यह भी देखने के लिए मिलेगा मुद्रा के मिससेलेनियस कार्य, विविध कार्य। ठीक है, जैसे मेरा काम क्या है, सुबह उठना, ऑफलाइन क्लास को पढ़ाना, दिन में खाना बनाना, फिर थोड़ा सो जाना, फिर शाम को पढ़ाना, फिर लाइव पढ़ाना, तो ये मेरे काम है। मगर कुछ काम मेरे बीच में ये भी तो है कि मैं मार्केट जाता हूँ, सब्जी लेके आता हूँ, तो वो गौण कार्य हो गए। और कुछ इमरजेंसी कार्य ये भी तो है कि मेरे किसी दोस्त को प्रॉब्लम है, वो जो मेरी नीड है, तो मैं सब काम छोड़ के वो काम निपटाने चले जाता हूँ। मैं अपना यहाँ कोचिंग कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, घर वालों को मेरी नीड है, मुझे कुछ दिन पहले शादी में जाना था, मैं सब कुछ छोड़ के देहरादून शिफ्ट हो गया था एक हफ्ते के लिए। तो मुद्रा के कुछ प्राइमरी वर्क होंगे, मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में बांट दिया गया है। मुद्रा के कुछ द्वितीय कार्य भी है और मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी है। तो मेजरली मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में। कहीं कहीं पर आपको चार भागों में भी दिखेगा मिससेलेनियस वर्क, बट उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना मैं आपको लिखा दूंगा। यहां से आपको चार ऑप्शन दिखेंगे जो ग्रुप सी के पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। आप ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताना किस पेपर में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए गए थे कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए मुद्रा के कार्य क्या है। चलो, तो मुद्रा के जो प्राथमिक या प्राइमरी काम है, तो मुद्रा के प्राथमिक या प्राइमरी काम क्या है। नंबर एक, मुद्रा का जो प्राइमरी काम है वो है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, यही क्वेश्चन आएगा आपके पास। और दूसरा इसका प्राइमरी काम है मूल्य का माप। ये मैं आपको डिटेल में लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप ऐसी एग्जांपल से समझ लीजिएगा, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मुद्रा का पहला काम क्या है, विनिमय का माध्यम। भाई आपके जेब में पैसा है तो उस पैसे से आप करोगे क्या, अल्टीमेटली कुछ चीज ना कुछ चीज खरीदोगे। आपके जेब में अभी भी जो पैसा है उस पैसे से आप कुछ ना कुछ चीज तो खरीदोगे। तो मुद्रा का अल्टीमेटली फर्स्ट वर्क क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब कि मैंने पैसा दिया और उससे कोई चीज खरीद ली। पहले के जमाने में वस्तु विनिमय हो रहा था, वस्तु दे रहा था, वस्तु ले रहा था। और आज मुझे वस्तु चाहिए तो मैं दूंगा क्या, पैसा। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले दुकान से चीनी खरीद के लाया, क्लास रिकॉर्ड करने से 15 मिनट पहले मैं दुकान गया, वहां से चीनी खरीद के लाया। तो मैंने उन आंटी को 100 रुपए दिए, अब बदले में उन्होंने जितनी भी मेरे को चीनी देनी थी उतनी चीनी दी। तो मैंने पैसा दिया और चीनी ले ली, तो विनिमय तो किया। तो मुद्रा का फर्स्ट वर्क क्या है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा पहला क्या काम करता है, विनिमय। सोचो आप, आपके पास पैसा है तो जितना भी आपके जेब में पैसा है उस पैसे को आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मुद्रा का पहला काम क्या है, विनिमय। ओके। दूसरा, मुद्रा का लिख लीजिएगा इन पॉइंटों को अपने हिसाब से, अपने शब्दों में। कहीं ऐसा ना हो कि आपने नोट्स भी बना लिए और 3 महीने बाद आप अपने ही नोट्स पढ़ो और आपकी समझ में कुछ ना आए। और आप यूकेटीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। और परसों कनी सैक के पेपर में भी M3 मुद्रा पूछी गई थी। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं इस टॉपिक की। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मूल्य क्या मापन। मूल्य का मापन बोले तो जैसे मैंने दुकान से भी चीनी खरीदी, तो मैंने 100 रुपए दिए थे उन्हें, तो उन्होंने बिस्कुट का पैकेट दिया मुझे, तो उस बिस्कुट के पैकेट के उन्होंने 10 ही रुपए काटे। मैंने चीनी खरीदी उनसे, उन्होंने उसके 44 रुपए काट लिए। तो कैसे पता चला कि चीनी 44 रुपए की है, वो बिस्कुट 10 रुपए है। क्योंकि मूल्य है, उसकी कीमत है। और उसकी कीमत कैसे पता चली हमें, पैसे से। अगर मुद्रा ही नहीं होती तो कैसे पता चलेगा कि ये बिस्कुट कितने का, ये चीनी कितने की है। क्यों, जब पहले हमारे समाज में वस्तु विनिमय चल रहा था, जब हमारे समाज में वस्तु विनिमय चल रहा था, दिमाग से सोच लीजिएगा, उस समय ये ही पता नहीं था कि एक में गाय दूंगा तो उसके बदले में कितने गेहूं खरीदूंगा, और अगर मैं 2 कट्टे गेहूं दूंगा बदले में कितनी गाय खरीदूंगा।
कीमत नहीं पता थी, मूल्य नहीं पता था। कोई आदमी एक गाय दे रहा है अब बदले में 10 कट्टे गेहूं खरीद दे रहा है, और कभी इमरजेंसी में एक गाय से एक ही कट्टा गेहूं मिल रहा था। माप नहीं था, वैल्यू पता नहीं थी, कीमत पता नहीं थी। परंतु अब हमारे समाज में, वर्तमान में, अब हमारे समाज में, वर्तमान में हमको कीमत पता है, हमको मूल्य का मापन पता है। तो 10 रुपए में एक ही बिस्किट की पैकेट मिल पाएगी, ये डन है। तो अगर मुद्रा नहीं होती तो किसी चीज की वैल्यू नहीं लगा पाते ना आप। आप कैसे बोल रहे हो कि ये बोर्ड 3 लाख रुपए का आया? अभी मुद्रा है ना। अब मुद्रा ही नहीं होती तो इसकी कीमत कैसे लगाते? आप कैसे बता पाओगे कि ये 120 रुपए का आता है? मुद्रा है ना, नहीं तो आप कैसे लगा पाओगे? आप कैसे बता पाओगे कि ये 200 रुपए का आया है? मुद्रा के माप है ना, इसकी माप है ना, इसकी वैल्यू है ना, तभी तो पता लगा। तो नहीं लग पाएगा पता। तो मुद्रा का दूसरा काम क्या है? मूल्य का मापन करना, किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत को पाना। और जब हमें किसी वस्तु की कीमत पता चल जाएगी तब हम उतना ही पैसा देते हैं। अगर मुझे इसकी कीमत ही पता नहीं होती तो मैं इसको खरीदने के लिए कितने रुपए देता बताओ? मुझे तो पता ही नहीं इसकी कीमत कितनी है। तो इसकी कीमत निर्धारित किसने करी है? पैसे ने। तो पता है कि इसकी कीमत 120 है तो 120 दूंगा, खरीद लूंगा। तो वस्तु मुद्रा से, मुद्रा का एक और काम क्या है? मुद्रा का एक और काम क्या है? मूल्य का मापन करना, वैल्यू को मापना। मूल्य बोले तो वैल्यू, वैल्यू को मापना। अब मुद्रा का एक और काम क्या है? विनिमय करना। दो काम समझ में आए? यस और नो? होपफुली ये बात आपकी समझ में आई होगी। कोई बात आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके बताना, समझाने का प्रयास करो। और दोस्तों, ये क्लास मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ही कमेंट किया था, कमेंट भी करते थे कि लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होता है, वटेवर वटेवर अगेरा फला। मगर लाइव क्लास में तुम्हारे डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व होते थे। अब रिकॉर्डेड क्लास में कैसे सॉल्व होंगे? तो लाइव क्लास की भी अपनी वैल्यू है। बाकी देखते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या क्या करना है। मुद्रा के सहायक कार्य क्या है? मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य होते हैं। अब मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य मैंने आपको समझा दिए, बोर्ड पे भी लिख दिए। मुद्रा के सहायक कार्य क्या है ये देखते हैं। मुद्रा के सहायक सहायक कार्यों में पहला है और इंपॉर्टेंट है, मूल्य का संचय करना। यही 3 ऑप्शन पेपर में आए थे। मुद्रा का एक काम यह भी है कि मूल्य को, वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। मूल्य मतलब वैल्यू, और संचय मतलब स्टोर करना, संचय मतलब जमा करना, संचय मतलब जमा करना। तो हम वैल्यू को जमा कर सकते हैं। अगर आपके जेब में 1 करोड़ रुपए है और आपने वो अकाउंट में रखे हैं, जेब में रखे हुए हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कम नहीं होगी। 10 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए लेके आप घूमोगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, कम नहीं होगी। आपके पास रुपए था, आपने उसे स्टोर करके रख दिया, आने वाले समय में उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। मूल्य की वैल्यू कभी कम होती है क्या? जिस जमीन पे आप रह रहे हो वो आपके दादा ने खरीदी थी, उसकी कुछ वैल्यू थी, जमा करके रखा था, बेचा नहीं था। आज आप उस जमीन पे मजे ले रहे हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मुद्रा से वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? आपके पास पैसा है, आप उसे जमा करके रख दो, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपने जमा करके रख दिया, क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? नहीं। आपने मूल पैसे को अकाउंट में क्यों रखा है, बैंक में क्यों रखा है? जमा करके रखा है। तो आप मूल्य को जमा कर पा रहे हो, किसकी वजह से? आप पैसे को, आप वैल्यू को जमा करके रख पा रहे हो, किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ मुद्रा। बट पहले के जमाने में मुद्रा तो थी नहीं, तो मेरे पास क्या था? मेरे पास क्या था? ये गेहूं था। इस गेहूं को मैं जमा करके कैसे रखूंगा? आज आपकी नौकरी लग जाए, जिस पैसे को आप जमा करके रखोगे उस पैसे का यूज आपका बेटा करेगा, आपकी वाइफ करेगी, है कि नहीं है? बट अगर मैंने गेहूं कमाया तो गेहूं को मैं कब तक स्टोर करके रख पाऊंगा? दैट टाइम 2 साल, 3 साल, 10 साल, खराब हो जाएगा। उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे गेहूं पुराना होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। आप सब्जी मंडी में गए, सुबह के टाइम पे गोभी 20 रुपए किलो थे, मगर दुकानदार ने शाम के टाइम पे 15 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है ज्यादा देर तक रखूंगा तो ये खराब होता रहेगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी।
अगले दिन उसने सेम गोभी बेचे, गोभी और खराब होने लग गए, तो अगले दिन उसने 12 रुपए किलो ही गोभी बेच दिए। और थर्ड डे तो गोभी की हालत बिल्कुल खराब होने वाली थी, तो दुकानदार ने गोभी 10 रुपए किलो ही बेचना शुरू कर दी। क्योंकि वस्तु जैसे पुराना होगा उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जब तक आपकी गर्लफ्रेंड नई नहीं रहती तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हो, मगर जैसी गर्लफ्रेंड पुरानी पुरानी होती है, आप एफर्ट लगाने कम करने लग जाते हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जैसे वो शादी करके आप वाइफ बना लेते हो गर्लफ्रेंड को, तो आप उसकी वैल्यू और कम कर देते हो। मतलब जैसा एफर्ट आप शुरू में लगाते थे, वैसा एफर्ट आप अब नहीं लगा रहे हो। तो जैसे जैसे पुराना होती है वस्तु, उसकी वैल्यू गिरती रह गई। तो ऐसे ही देखने के लिए मिलता था वस्तुओं में। परंतु आप जब करेंसी की बात करोगे, आप जब मुद्रा की बात करोगे, तो जिस मुद्रा को अगर मैं आज 1 लाख रुपए जमा करके रख दूं, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं। 2 साल बाद 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे क्या? नहीं। तो मुद्रा में हम संजो के चीजों को रख सकते हैं। तो इसका द्वितीय काम यह भी है, मूल्य को संचय करना। होपफुली आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगला, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का तात्पर्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण का तात्पर्य यह है कि आज मेरे पास जो पैसा है, अगर मैं इससे पेन खरीद रहा हूं, और मैंने दुकानदार को 120 रुपए दिए, जो पेन बेचने वाला दुकानदार है, उसकी दुकान में बस स्टेशनरी का सामान मिलता था, उसकी दुकान में राशन नहीं मिलता। तो उसको भी तो राशन चाहिए होगी, और वही 120 रुपए वो राशन वाले को देगा, और 120 रुपए के बदले में अपने घर के लिए राशन खरीद लेगा। तो वो वाले 120 रुपए किसके पास चले गए? राशन वाली दुकान के पास। अब राशन वाली दुकान, जो लोग हैं वो बनिए हैं, तो उनके बेटे को जिम जाना होता है फिजिकल बनाने के लिए, तो उसने वो 120 रुपए जिम वाले को दे दिए, और बदले में वहां एक्सरसाइज कर ली। जिम वाले की भी तबीयत खराब होती, बीमारी तो हर किसी को लग सकती है, उसने वो 120 रुपए डॉक्टर को दिए, और डॉक्टर ने बदले में उसको इलाज किया। फिर डॉक्टर ने 120 रुपए से फ्रूट व्रूट खरीदे खाने के लिए, हेल्थी फूड, और वो 120 रुपए ठेली वाले को दे दिए, फ्रूट्स वाले को दे दिए। तो मूल्य का, पैसे का हस्तांतरण होता रहता है। बोलते नहीं कि पैसा एक सामने नहीं टिकता, पैसा इधर से उधर चलता ही रहता है। और असलियत में किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए यह बहुत जरूरी है कि पैसा इधर से उधर मूव करता रहे। उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कहलाएगी। अगर पैसा एक सामने स्टोर हो गया, एक सामने रुक सा गया, जैसे हमारे देश में, जिससे गरीबी बढ़ती है, जिससे इकोनॉमी रुकती है, काला धन बढ़ता है। मोदी जी ने नोट बंद क्यों करे थे? जब नोटबंदी हुई थी, देखा तुमने? लोगों के बाथरूमों के अंदर से पैसे निकले, कूड़ेदानों में पैसों की गड्डियां दिखी, लोगों की घरों की दीवारें पैसों से बने हुए थे। लोगों ने पैसे को स्टोर करके रख दिया, और किसी के पास पैसा जहर खाने के लिए नहीं है। तो पैसे को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। देखो, वही 120 रुपए मेरे पास थे, बनिए के पास गए, पेन वाले के पास गए, जिम वाले के पास गए, डॉक्टर के पास गए, फ्रूट्स वाले के पास गए। तो पैसा घूमता रहना चाहिए। जब मुद्रा है तो पैसे का हस्तांतरण होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। यह मुद्रा का सहायक या द्वितीय कार्य, ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। एक तीसरा काम इसका यह भी आता है, भावी भुगतान। मुद्रा से आप भावी भुगतान कर सकते हो, या इसी को आप ये लिख सकते हैं, स्थगित भुगतान। मुद्रा है तो आप स्थगित भुगतान भी कर सकते हो। मुद्रा से भावी भुगतान और स्थगित भुगतान कैसे? कि आपने कोई चीज खरीदी, तो हम कोई चीज लोन टाइप से नहीं खरीद देते, या कोई चीज हम खरीद रहे थे तो बयाना दे देते कि अभी 5 लाख पकड़ लो, और धीरे धीरे करके मैं आपको देता रहूंगा, और 10 लाख आपके कंप्लीट कर दूंगा। जब मैंने कोई घर खरीदा, तो मैंने 25 लाख रुपए दे दिए, और बचे हुए 5 लाख रुपए थे, उसको ये बोला था कि बचे हुए 5 लाख रुपए मैंने आने वाले 6-7 महीने में अरेंज करके दे दूंगा। तो 25 लाख रुपए में घर तो उसने मुझे दे दिया, बट बचे हुए जो 5 लाख थे मैंने धीरे धीरे उससे निपटा दिया। क्योंकि वो 5 लाख रुपए क्या थे? भावी बोले तो भविष्य में देने थे, भविष्य का भुगतान, और स्थगित जो रुका हुआ भुगतान। तो मूल्य अवेलेबल है, तो हम सारी पेमेंट एक साथ ना करके
आधा आधा करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर मुद्रा नहीं होती तो ये चीज अवेलेबल नहीं थी, वस्तुओं को देना पड़ता तो पूरा एक साथ देना पड़ता था। ऐसा नहीं बोल सकता, जब मैं गाय के बदले गेहूं खरीद रहा था तो मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं ना कि आधी गाय अभी दे दूंगा आधी गाय बाद में दूंगा, या अभी गाय खरीद लो बछड़ा बाद में ले लेना। पूरा एक साथ ही देना पड़ेगा ना, आधा आधा करके नहीं हो पाता था वस्तु विनिमय में। अगर सोचो ये पेन मुझे वस्तु विनिमय द्वारा खरीदनी होती, तो मैं दुकानदार से ये पेन खरीद रहा हूं, अब बदले में दुकानदार को ये वाली कैप दे दे रहा हूं, तो मुझे पूरा कैप देनी पड़ेगी, पूरा पेन खरीदना पड़ेगा वस्तु विनिमय में। ऐसा नहीं बोल सकते थे कि भाई तू आधी टोपी ले ले आधा पेन दे दे, तो पूरा पूरा देना पड़ता था, आधे का कुछ नहीं होता था। बट आज क्या आया है तुम्हारे समाज में, आज आपके समाज में मुद्रा विद्यमान है, आज आपके समाज में मुद्रा विद्यमान है, करेंसी विद्यमान है, तो हम भावी भुगतान भी कर पाते हैं कि आधा भी ले ले यार आधा बाद में ले लियो। गॉट इट। तो मुद्रा से ये भी अवेलेबिलिटी आई है। मैंने तो हर एक पॉइंट समझा दिए, आपके ग्रुप सी के पेपर में ऐसे ऑप्शन दिए थे और आपको छांटना था। आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर मैंने हर एक पॉइंट समझाया भी, आप उन समझाए हुए पॉइंट्स को भी लिख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद आपने कॉपी खोली और आप भूल गए कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो, यस और नो? अब आगे क्या है, आगे है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। कुछ मुद्रा के इमरजेंसी काम भी है। अब मुद्रा के कुछ इमरजेंसी कामों में क्या क्या आपको समझना पड़ेगा, इन बातों को भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले मुद्रा का जो आकस्मिक काम आता है वो आता है साख का आधार। साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या आप बोलते हो चेक, या हुंडी होता है, छोड़ो वो बात। मुद्रा का एक आकस्मिक कार्य यह भी है कि मुद्रा साख का आधार बनती है। ये पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया, बट आप देखो, जब हम शॉपिंग करने गए और आपके पास क्रेडिट कार्ड था, हम शॉपिंग करने गए और आपके पास क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड क्या है, इतना सा पतला सा कागज का टुकड़ा, मतलब इतना सा पतला सा प्लास्टिक का कार्ड, और आप पूरा शॉपिंग करके आए मॉल से और आपने क्रेडिट कार्ड दिया और आपको कोई भी चीज मिल गई, तो आपको उस प्लास्टिक के टुकड़े की वजह जस्ट स्वाइप करने से मॉल वालों ने इतना सारा सामान दिया, वाई? क्योंकि उस प्लास्टिक के टुकड़े के अंदर आपके मनी की वैल्यू अवेलेबल थी, उस प्लास्टिक के टुकड़े की वैल्यू नहीं है। उस प्लास्टिक के टुकड़े का जो बेस है ना, उस प्लास्टिक के टुकड़े का जो आधार है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मनी है, उसके अंदर क्या है, मुद्रा है। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड की वैल्यू जीरो है, या आपका एटीएम कार्ड है और आपके अकाउंट में जीरो पैसा है, तो आप एटीएम कार्ड को स्वाइप करोगे तो आपको कोई चीज मिल पाएगी? नहीं। आपके एटीएम कार्ड की वैल्यू कब है, जब उसके अंदर पैसा है। अच्छा छोड़ो छोड़ो ये बात, इसमें से चेक वाला एग्जांपल समझो। चेक वाला एग्जांपल समझो, आपने मकान खरीदा, तो आपको उसको पैसे देने थे, मकान खरीदने के लिए आप पैसा दोगे, ठीक है। बट आपने मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया, आपने क्या दे दिया, चेक दे दिया। आपने क्या दे दिया, चेक दे दिया। चेक क्यों दिया आपने? क्योंकि चेक के अंदर ही आपके पैसा विद्यमान है, और आपने उसे चेक दे दिया, मकान खरीद लिया। तो उस चेक का आधार क्यों है? उस चेक, उस कागज के टुकड़े का क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं। वो तो बैंक वालों को दे देगा, वहां से वो क्या ले लेगा, पैसा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा। तो आपके चेक की वैल्यू नहीं है, उस चेक के अंदर जो पैसा है उसकी वैल्यू है। और कई बार आपके अकाउंट में ₹0 है और आपने फिर भी चेक दे दिया, तो उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती, चेक बाउंस हो जाता है। आपने मुझे एटीएम दिया, पासवर्ड भी बता दिया, अकाउंट में पैसा नहीं, तो क्या कर लूंगा एटीएम का? वैल्यू तब तक है जब तक उसके अंदर मुद्रा है। तो चेक की वैल्यू भी तब तक है जब तक उसका मुद्रा है या उसका इमरजेंसी काम है। क्रेडिट कार्ड की वैल्यू तब तक है जब तक उसके अंदर मनी है, नहीं तो वो भी खाली है। डेबिट कार्ड की वैल्यू तब तक है, एटीएम कार्ड की वैल्यू तब तक है। तो मुद्रा का एक काम यह भी होगा कि साख का आधार बनता है, साख की वैल्यू बना के रखता है ये, चेक की वैल्यू बना के रखता है ये। अगर चेक के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, डेबिट कार्ड के अंदर पैसा अवेलेबल नहीं है तो उनकी वैल्यू जीरो है, कुछ भी नहीं है वो। अगला, उपभोक्ता की सार्वधिक संतुष्टि।
कभी भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आदमी सबसे ज्यादा संतुष्ट तब होता है जब उसको ऑन कैश कोई चीज मिल जाए। कई बार आप दुकानों में गए हो और आप पूछते हो भैया गूगल पे चलेगा, तो बोलते थे भैया कैश दे दो यार। संतुष्टि कैश में ही होती है। आप कभी बहुत बड़ी चीज खरीद लेना, 10 लाख रुपए की जमीन खरीदना, आप चेक दोगे, वो बोल देता यार भैया चेक नहीं, कैश दे दो। जब आप जबरदस्ती करते हो, वो बोलता है कि चलो ठीक है यार 7-8 लाख कैश दे दो, बाकी 2-3 लाख का चेक दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कस्टमर को ये लेन देन करने में मुद्रा जो है ना, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है उपभोक्ता को, ग्राहक को। जबकि चेक की भी उतनी वैल्यू है, बट होता नहीं है। आप दुकान में आपने एक सिगरेट खरीदी और एक सेंटर फ्रेश खरीदना चाह रहे थे आप, तो आपने बोला भाई ऑनलाइन करूंगा, उसने बोला भाई यार खुले दे दे 10 रुपए। तो कैश से सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो ये भी एक उसका आकस्मिक कार्य है। समझ में आई आप लोगों की बात, है ना? जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, महीने की फीस मेरी 800 रुपए है। तो कोई मुझे ऑफलाइन क्लास में 800 रुपए का चेक काट के दे देगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भाई क्या कर रहा है तो यार कैश दे दे 800 रुपए। तो सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब पैसा मिलता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि एक आकस्मिक कार्य है मुद्रा का। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लिख सकते हैं, सामाजिक आय का वितरण भी मुद्रा करता है। सामाजिक बोले तो सोशल, समाज में। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मैंने 120 रुपए में पेन खरीदा, स्टेशनरी वाले ने 120 रुपए में अनाज खरीदा, अनाज वाले ने 120 रुपए में जिम ज्वाइन किया, जिम वाले ने 120 रुपए में डॉक्टर को दिए, डॉक्टर ने वो फल वाले को दिए, फल वाले ने किसी को दिए। तो पैसा सामाजिक आय का वितरण करता है। मुद्रा है तो मुद्रा सबका विकास कर रहा है, एक का ही विकास नहीं कर रहा है, सबके पास जा रहा है, सोशल में जा रहा है। तरलता का गुण होता है मुद्रा के पास, एक गुण होता है लिक्विडिटी। मुद्रा के पास कौन सा गुण है? तरलता का गुण। क्या मुद्रा में तरलता का गुण विद्यमान है? तो यस, मुद्रा के पास तरलता का गुण विद्यमान है। मुद्रा हर एक रूप में ढल जाती है। आपके पास पैसा है, मैंने पास 120 रुपए थे, मैंने 120 रुपए उसको दिया, उसने मुझे ये दे दिया, तो अब मेरे लिए 120 रुपए यही तो हो गया। आपके पास 20,000 रुपए थे, आपने 20,000 दुकान को दार को दिए, उसने आपको फोन दे दिया, तो अब आपके लिए 20,000 रुपए वही तो फोन है। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने दुकानदार को 100 रुपए दे दिया और उसने मुझे ये दे दिया। तो इसमें तरलता का गुण होता है। तरलता बोले तो लिक्विडिटी, ये जल्दी से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? जैसे पानी है, और पानी है तो लिक्विड, इसके अंदर मैंने जब पानी रखा होगा तो पानी ने ऐसा ही रूप धारण कर लिया होगा जैसा शेप इसका है। पानी को मैं थाली में रखूंगा तो पानी वैसे ही बन जाएगा जैसा थाली है। पानी को मैं कटोरे में रखूंगा तो पानी वैसे ही बन जाएगा जैसा कटोरा है। ठीक है। तो मुद्रा में भी ऐसा गुण होता है कि वो हर एक रूप में ढल जाता है। 120 रुपए थे वो ऐसा बन गया, 100 रुपए थे वो ऐसा बन गया। तो इसीलिए मुद्रा का एक गुण क्या होता है? तरलता का गुण होता है। तो होपफुली आप एक बहुत मुश्किल टॉपिक को आसान शब्दों में समझ पाए होंगे। तो ये थे मुद्रा के कार्य। यहां से ग्रुप सी के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा मुद्रा का कार्य है और कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करता हूं एंड। नेक्स्ट वाली क्लास में हम मुद्रा की माप व M1 M2 M3 M4 उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो परसों के पेपर में पूछे गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग पढ़ते हो, कमेंट नहीं करते। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस ये है कि नए स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे कमेंट देख के। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया होगा तो, गलत पढ़ाया होगा तो वो भी आप कमेंट में बता सकते कि यार थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।